नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं पाठ 14 आधुनिक भारत के विविध पहलू में। आज हम सीधे स्रोत सामग्री से लिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उनके उत्तरों के जरिए इतिहास की उन उलझी हुई कड़ियों को जोड़ेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। पहला है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, दूसरा प्रमुख भारतीय विद्रोह, तीसरा सामाजिक और राजनीतिक चेतना, और अंत में हम देखेंगे संवैधानिक विकास को। तो चलिए राउंड 1 से शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। सोचिए, वो कौन से राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि हमारी राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा, जी हां, पूरे 1/3 रिसोर्सेज किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाए जा रहे हैं। अगर हम इस सवाल की गहराई में जाएं तो ये सीधा इशारा करता है उस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे की तरफ, यानी भारतीय धन का भारी निष्कासन। इसका ऐतिहासिक सुराग हमें एक बहुत ही मशहूर थ्योरी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही। इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के जरिए अंग्रेजों की इस सिस्टेमैटिक आर्थिक लूट का पर्दाफाश किया था। और पता है, यही वो शानदार आर्थिक विश्लेषण था जिसने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत ही मजबूत वैचारिक नींव रखी। अब जरा इन शोषणकारी कृषि व्यवस्थाओं को देखिए। हमें इनका सही मिलान करना है। ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा और कम्यूती प्रथा। तिनकठिया का नाम तो हम सबने जरूर सुना होगा, है ना? बिहार का ऐतिहासिक चंपारण, जहां किसानों को अपनी ही जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सच में एक बेहद क्रूर व्यवस्था थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, प्रमुख भारतीय विद्रोह। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। हमें इन विद्रोहों को उनके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रम में लगाना है। बंगाल सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेलोर का सिपाही विद्रोह और संथाल विद्रोह। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सीक्वेंस वाले सवाल अक्सर दिमाग घुमा देते हैं। यहाँ ऑप्शंस को ध्यान से देखने पर एक ट्रिक काम आ सकती है, एलिमिनेशन मेथड। हमें पता है कि संथाल विद्रोह 1855 के आसपास हुआ था, जो 1857 की क्रांति के एकदम करीब है। तो जाहिर सी बात है ये इस लिस्ट में सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो सही क्रम बनता है कुछ ऐसा। सबसे पहले 1764 में बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, उसके बाद 1819 का कच्छ विद्रोह और अंत में 1855-56 का संथाल विद्रोह। सच कहूं तो 1857 की उस महान क्रांति से बहुत पहले ही इन छोटे छोटे स्थानीय विद्रोहों ने देश में असंतोष की चिंगारी सुलगा दी थी। अब तथ्यों पर आधारित एक सीधा रैपिड फायर सवाल। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी और वो कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन था जिसके दौरान उन्हें ये बड़ा सम्मान मिला? यहाँ अगर हम फैक्ट्स पर गौर करें तो स्रोत सामग्री सीधे तौर पर बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व की ओर इशारा करती है। तो जवाब एकदम साफ है, महात्मा गांधी और बारदोली सत्याग्रह। देखिए, सरदार का मतलब ही होता है प्रमुख या नेता। बारदोली में जब किसानों पर टैक्स का भारी बोझ डाला गया तो पटेल जी ने जिस कमाल के तरीके से उन्हें संगठित किया वो बेमिसाल था। इसी शानदार लीडरशिप से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें ये उपाधि दी थी जो हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। अब रुक करते हैं राउंड 3 का, सामाजिक और राजनीतिक चेतना। यहाँ एक मजेदार डबल हेडर सवाल है। वो मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद, उसका मूल रचनाकार कौन था? और दूसरा, आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की ये शानदार किताब किसने लिखी थी? अब यहाँ अक्सर एक बहुत ही आम कंफ्यूजन होता है। इनकलाब जिंदाबाद सुनते ही दिमाग में सीधा भगत सिंह जी का नाम आता है क्योंकि उन्होंने इसे बहुत पॉपुलर बनाया था। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा सवाल इसे लोकप्रिय बनाने वाले के बारे में नहीं बल्कि मूल रचनाकार के बारे में है। तो फैक्ट ये है कि इनकलाब जिंदाबाद असल में हसरत मोहानी साहब ने गढ़ा था। और जहां तक आर्कटिक होम इन द वेदास की बात है तो ये महान बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। उस दौर में इन बौद्धिक विचारों ने, इन नारों ने युवाओं के अंदर सच में एक नई जान फूंक दी थी। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव यानी राउंड 4 पर, संवैधानिक विकास। ये वाला सवाल थोड़ी गहराई की मांग करता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सबसे अहम विशेषताएं क्या थीं? यहां सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा,
हमें इसके पीछे की विश्लेषणात्मक समझ पर ध्यान देना होगा। 1935 के इस एक्ट को लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि क्या गवर्नरी प्रांतों में डायरार्की यानी द्वैध शासन सच में खत्म कर दिया गया था, और क्या गवर्नरों के पास अभी भी वीटो पावर बची हुई थी। हकीकत ये थी कि 1935 के एक्ट ने कागजों पर तो प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया, लेकिन असली पावर का रिमोट कंट्रोल अंग्रेजों ने अपने ही हाथ में रखा। गवर्नरों के पास अभी भी वो वीटो पावर थी, जिससे वो विधायिका के किसी भी फैसले को रोक सकते थे। मतलब साफ है, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो किया गया, लेकिन अंतिम नियंत्रण मुट्ठी से जाने नहीं दिया गया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि पार्ट 14 की ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के बेहद अहम पन्ने हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या अंग्रेजों की वो नीतियां, वो कानून और वो ऐतिहासिक संघर्ष आज भी कहीं न कहीं हमारे आधुनिक भारत के ढांचे में अपनी झलक दिखाते हैं? इस सवाल पे जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास की यही गहरी समझ हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।